हाँ हेलो बच्चों, मैं आपको इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था नेबुला के बारे में, क्लस्टर के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में। लेकिन आज जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कॉमेट्स के बारे में, यूएफओ के बारे में, एलियंस क्या है, उड़न तस्करियाँ क्या हैं और कैसे हम एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आउटलुक आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कॉमेट के बारे में। व्हाट इज कॉमेट? कॉमेट क्या है? व्हाट इज कॉमेट? कॉमेट क्या होता है? एक आईसी बॉडी होता है जो सूर्य के काफी पास से हमेशा उसके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता रहता है। तो कॉमेट इज एन आईसी बॉडी विच पासिंग क्लोज टू द सन। कॉमेट इज एन आईसी बॉडी विच, हमने बताया कि एक आईसी बॉडी होता है, अपनी इसकी चमक नहीं होती है, लेकिन एक आईसी बॉडी होता है विच पासिंग क्लोज टू द सन, विच पासिंग क्लोज टू द सन। ये सन के काफी पास से गुजरता है ये कॉमेट। लेकिन आपने देखा होगा कॉमेट चमकता हुआ दिखाई देता है। कॉमेट पर जो होता क्या है, सूर्य के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जो जैसे सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी अर्थ भी चंद्रमा की तरह से चमकते हुए दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार आईसी का मतलब जो व्हाइटिश हो, तो इसी तरह से जब किसी व्हाइटिश चीज पर कोई भी लाइट पड़ता है तो उसकी ग्लो उत्पन्न करता है। इसी तरह जब कॉमेट सूर्य के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, सन के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कॉमेट क्या होता है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इट इज द आईसी बॉडी विच पासिंग क्लोज टू द सन, क्लोज टू द सन। नंबर सेकेंड पॉइंट, कॉमेट्स के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। एक होता है कॉमो कॉमेट, जो कि हमारे पृथ्वी के डायमीटर से 15 गुना ये बड़ा होता है। कॉमो कॉमेट इज 15 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ आवर अर्थ। डायमीटर ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ के डायमीटर से ये क्या है, ये करीब 15 गुना ज्यादा ये बड़ा होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी जो पूंछ होती है इतनी लंबी होती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी लंबी का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं जितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है, 1.5 करोड़ किलोमीटर, जो माने 15 करोड़ किलोमीटर जो सन से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल माइल कहते हैं। इट मीन द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ कॉमेट, द लेंथ ऑफ द टेल of comet is about 1 astronomical unit, is about 1 AU। AU का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये स्पेशली सूर्य से यानी सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर हम 1 AU का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, तो अगर आपको मालूम नहीं है तो बस एक शब्द याद रखिए, कह दी कि 1 AU हमारे सन से पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी हमारे पृथ्वी से सन की ये बीच की दूरी होती है। यानी हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमेट ये पृथ्वी के डायमीटर का 15 गुना बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसकी पूंछ इतनी लंबी होती है जितना कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। अब ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट, एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट। कॉमेट्स आर 2 टाइप्स, कॉमेट्स आर 2 types. Number first, short period comet, short period comet. नंबर सेकेंड यानी बी, ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट, लॉन्ग पीरियड कॉमेट इसको कहा जाता है। अब ये दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड कॉमेट होते क्या है। तो अब ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट के बारे में बताऊंगा कि ये क्यूपर बेल्ट में ओरिजिनेट होता है। इट मीन शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स ओरिजिनेट इन कूपर बेल्ट। दिस शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स ओरिजिनेट इन क्यूपर बेल्ट, ओरिजिनेट इन क्यूपर बेल्ट। ये हमारे 2 बेल्ट होते हैं, एक क्यूपर बेल्ट होता है, एक ऑर्ट क्लाउड बेल्ट होता है। तो 2 बेल्ट होते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारे क्यूपर बेल्ट में ओरिजिनेट होता है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। किसके ऑर्बिट के बाहर, नेपच्यून की जो ऑर्बिट होती है उसके बाहर। क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ, बियॉन्ड द
ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जो सबसे फॉरदेस्ट प्लेनेट है। यूरेनस के बाद यही 8वां जो एक प्लेनेट आता है उसका नाम नेपच्यून है। तो ये बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, ये जो क्यूपर बेल्ट होता है उसमें ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट ये सन का रिवॉल्यूशन करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये आता है लॉन्ग पीरियड कॉमेट के बारे में। तो लॉन्ग पीरियड कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, तो अभी ये नंबर 5 बताएंगे। द लॉन्ग पीरियड कॉमेट ओरिजिनेट, कहां पर ये ओरिजिनेट होता है लॉन्ग पीरियड, इन ऑर्ट क्लाउड, ओरिजिनेट इन ऑर्ट क्लाउड, ये ऑर्ट क्लाउड में ओरिजिनेट होता है। हमने बताया कि दो तरह के बेल्ट होते हैं कॉमेट्स के, एक क्यूपर बेल्ट होता है और दूसरा जो होता है ऑर्ट क्लाउड बेल्ट होता है। और ये कहां तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड आउटसाइड द क्यूपर बेल्ट and it extend outside the Kuiper belt, outside the Kuiper belt ये एक्सटेंड करता है, वहां तक ये फैला रहता है, ये आउटसाइड क्यूपर बेल्ट तक फैला रहता है। और दूसरी बात ये अब ये प्रश्न उठता है कि अब तक कितने कॉमेट्स की खोज अभी तक हो चुकी है। हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट ने, हमारे जो अंतरिक्ष शास्त्री हैं, जो खगोलविद हैं, उन्होंने अब तक कितने कॉमेट का खोज कर दिया है, यानी टिल अप्रैल 2021 तक ये 4595 कॉमेट का खोज कर चुके हैं। ठीक है, ये टिल अप्रैल 2021, till April 2021 our astronomist discover the कितना 4595 discovered the 4595 comets, 4595 कॉमेट्स और 4595 कॉमेट्स की अभी तक खोज हो चुकी है। डिस्कवर द इतना कॉमेट्स, इट मीन्स नंबर 7 क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कॉमेट्स के बारे में आपको और हम इंफॉर्मेशन देंगे। और ये क्या है, ये किस ऑर्बिट में, ये हमारे सूर्य के काफ़ी क्लोज ये घूमता है। इट मीन्स ये जो हमारा कॉमेट है, मीन्स जो भी शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हो या लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हो, ये सभी के सभी इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्लोज टू द सन ये घूमते हैं। इट मीन्स कॉमेट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोज टू द सन, क्लोज टू द सन। ये सूर्य के काफी पास से ये गुजरता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। जैसे इसके पहले करीब 83-84 में इसको देखा गया था, ये कॉमेट्स को, अब हेली कॉमेट को, जो कि उसके 76 साल के बाद यानी करीब 2050 के आसपास जो भी कुछ होगा, अब हमने इसको काउंट नहीं किया, लेकिन आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके बाद 70 ईयर्स कितने बाद आता है, उस समय ये पुनः आपको दिखाई देगा। यानी जब आप वृद्धावस्था में आ जाएंगे तब आपको ये कॉमेट फिर इस दुनिया में, आपको इस पृथ्वी पर आपको दिखाई देगा। तो ये सूर्य का परिक्रमा करता रहता है, इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, चमकता रहता है, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस नहीं होता है, क्योंकि इसमें आइस क्लाउड होते हैं, इसीलिए इसकी चमक, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये ऑर्बिट क्लोज टू द सन, ये सूर्य के पास इसकी काफ़ी क्लोज इसकी ऑर्बिट होती है। और शॉर्ट पीरियड कॉमेट कितने समय लेते हैं, द टाइम टेकन बाय द शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, द टाइम टेकन by the short period comets,
short period comets is less than 200 years. 200 साल से कम समय ये लेते हैं जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं। लेकिन यहीं पर जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं वे कितना समय लेते हैं? तो लॉन्ग पीरियड जो कॉमेट्स होते हैं इनका समय देखिए, इनका ड्यूरेशन क्या है। while the long period comets take time is about 1 lakh years to 10 lakhs years। कम से कम अगर समय लेंगे तो ये 1 लाख ईयर तक लेंगे और मैक्सिमम टाइम लेंगे तो 10 लाख ईयर लेंगे। 1 लाख ईयर्स टू 1 lakhs year to 10 lakhs year। ये इतने समय हमारे कॉमेट लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, हमने कॉमेट्स के बारे में स्टडी किया, जाना। अभी हमने कॉमेट्स के बारे में एक जो जनरल आइडिया आपको देना था मैंने आपको दे दिया। यानी अभी तक 4595 कॉमेट्स की डिस्कवरी हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट ने कर चुका है। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा यूएफओ के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट उसके बारे में। अगर लंबा लेक्चर देंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाईलाइट आपको मैं इसके बारे में करूँगा। ये होता क्या है, पहले यूएफओ क्या बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एनर्जी को मास को एनर्जी में कैसे अपने अर्थ पर बदलते हैं। क्योंकि हमारे एलियंस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कैसी है वो हमसे आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो हमारे एलियंस हैं जहाँ से उड़न तस्तरियाँ आती हैं, बर्मुदा ट्रायंगल जो स्थान है जिसको कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगा कि उनका जो विज्ञान है, उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमसे 1000 साल आगे है। वो हमसे 1000 साल एडवांस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यानी कैसे एडवांस हैं? क्योंकि हमारे पूरे अर्थ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ तक हुआ है कि हम केवल मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन एलियंस के पास जो उड़न तस्तरियों का जो ग्रह जहाँ से आती हैं उनका जो विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमसे 1000 साल आगे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि वो मास को तो एनर्जी में बदल ही लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी को भी मास में दोबारा रिकन्वर्ट कर लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये हमसे इतने बार, लेकिन हमारे अर्थ पर जो पृथ्वी पर हम भी कर सकते हैं। अगर वो आते हैं कहते हैं कि देख मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप है कि हम एनर्जी को मास से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भाई हम पृथ्वीवासी उनसे कम थोड़े हैं। हम भी कह सकते हैं कि देख हम भी कर सकते हैं, भले ही थोड़े पॉइंट में माइक्रो सेकेंड के लिए करें, लेकिन कर रहे हैं। हमारा भी इस पर रिसर्च जारी है। जैसे होगा हम तुमसे, तुम 1000 साल हमसे आगे हो, हम तुमसे 2000 साल आगे निकल जाएंगे। जैसे हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जैसे इस पर हम कामयाब हुए, तब हम तुरंत तुमसे आगे निकल जाएंगे। अब इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे हम एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हेडिंग लिखूंगा, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन and pair annihilation of 2 gamma photons। अब ये पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन ऑफ 2 गामा फोटॉन्स क्या होता है इसके बारे में आप देखें और समझें। अब ये 2 गामा फोटॉन्स में होता क्या है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं 2 गामा फोटॉन्स के बारे में। इट इज सेड टू बी 2 गामा फोटॉन्स। 2 गामा फोटॉन्स
ये क्या होता है, जब ये कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, मान लो कि ये एनर्जी के फॉर्म है, हम यहाँ लिख देते हैं एनर्जी शॉर्ट में, तो ये एनर्जी है 2 गामा फोटॉन। जब ये मास में कन्वर्ट होता है तो ये क्या बनाता है, 2 पार्टिकल का निर्माण करता है। वन इज सेड टू बी व्हाट, ई प्लस, एंड सेकेंड इज सेड टू बी माइनस। ई प्लस को हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी हम आगे बताएंगे। इसकी डिस्कवरी CD एंडरसन ने किया था। और ई नेगेटिव है, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी निगेटिवली इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिट्रॉन। तो ये निगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बीटा रेज भी बोलते हैं। ये निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम जे थॉमसन 1897 में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। लेकिन पॉजिट्रॉन जो CD एंडरसन ने खोजा, ये पॉजिटिव नेचर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी है, ये दोनों ये पार्टिकल नेचर होते हैं, यानी इसमें मास होता है, तो हमने एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये क्रिया विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए होती है। ये एनर्जी से मास, मास से एनर्जी हमेशा ही कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए क्रिया बहुत फास्ट चलती है। और फिर हम यहाँ पर आते हैं, और ये क्या होता है, ये ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, यानी जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पुनः रिकन्वर्ट होकर ये क्या होते हैं, फिर 2 गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं। ये 2 गामा फोटॉन्स बनता है, यानी ये पुनः एनर्जी हो गई। हमने एनर्जी को पहले मास में बदला, फिर यहाँ मास को एनर्जी में हम इसको बदल कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसेस हमारे अर्थ पर भी ये चलता है, ये लेकिन बहुत ही कम सेकंड के लिए, सेकंड के 10वें लाख हिस्से तक ये क्रिया होती रहती है हमेशा। तो और भी मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटान के द्वारा ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स, बहुत सारी चीज़ों को आगे बताऊंगा। खैर अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, UFO के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इरेज करने जा रहा हूँ इसको, तो हम इसके बारे में बताएंगे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ उड़न तस्तरियों के बारे में, UFO के बारे में। ये आज हमारा लास्ट आपका लेक्चर रहेगा ये इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और चीज़ें आपको बताएंगे। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ UFO के बारे में। UFO का फुल फॉर्म क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये कहलाता है। और इसके बारे में हम ये जैसा कि जानते हैं, ये होता क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में अभी पूर्णतः आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान नहीं हो सका है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ पर जाकर वहाँ पर ये गायब हो जाती हैं, इसके बारे में अभी ठीक ठीक से वैज्ञानिकों को पता नहीं। इसीलिए इसका नाम साइंटिस्ट ने UFO रखा है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रखा है। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक जो UFO कितनी बार देखी गई है हमारे अर्थ पर, ये करीब 10,600 टाइम्स सीन ऑन द अर्थ। ये हमारे पृथ्वी पर करीब 10,600 बार ये उड़न तस्तरें अब तक देखी गई हैं। ये इनके अंदर क्या है, ये हमसे 1000 साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ लेंगे, एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, is about 1000 years। ये हमसे 1000 साल आगे हैं। UFO can convert mass
into energy as well as energy into mass, vice versa. It means it can also convert mass into energy and energy into mass. और इसके बारे में क्या है, अभी तक जैसा कि जानकारी है, कई बार व्हाइट हाउस पर भी आ चुका अमेरिका में, उन्होंने ऐसा सीधे चैलेंज किया कि हमारे सभ्यता को स्वीकार कर लो वरना मैं पूरे अर्थ का तहस नहस कर दूंगा। उनके जो साइंटिस्ट थे, उनके जो पर्सन थे जो आए थे, उन्होंने ऐसा हमारे अर्थ के साइंटिस्टों को चैलेंज किया। यही नहीं, ये हमारे अर्थ पर कुछ साइंटिस्टों को यहाँ से ले गए और अक्सर इनको कहाँ देखा गया है, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, इधर यूरोप, दोनों के बीच में जो एटलांटिक महासागर है, एटलांटिक ओशन है, उसी के बीच में इनको आते और जाते हुए देखा गया है। वहाँ पर एक बहुत ही स्टीम लाइक, आइसी और फॉग लाइक एक वहाँ पे एटमॉस्फेयर बन जाता है, हमेशा नहीं रहता लेकिन बीच बीच में बन जाता है, जहाँ पर हमारे कई स्क्वाड्रन एरोप्लेन, फाइटर प्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनमें 20 जहाज़ों का बेड़ा गायब हो चुका है और 50 शिप गायब हो चुके हैं अभी तक। तो 50 शिप अब तक गायब हो चुके हैं और 20 प्लेन्स यानी एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं, यानी 50 शिप्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ये लैब्स वहाँ पर गायब हो गए हैं। कुछ जैसे उस एरिया में जाते हैं 50 शिप्स लैब्स एज वेल एज कितने एरोप्लेन, इसी तरह आप कह सकते हैं करीब 20 जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनमें एरोप्लेन भी जो पैसेंजर प्लेन वो भी हैं, लेकिन ये करीब 20 फाइटर प्लेन्स भी यहाँ पर ये प्लेन्स हैव लैप्स्ड, यहाँ पर लैप्स हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। यानी उनके साइंटिस्टों ने वहाँ पर उनको उठाया है, जाकर उनके ऊपर जो कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन मिले हैं, जैसा कि लोगों ने बताया है कि जो साइंटिस्ट यहाँ से गए हैं उन्होंने फिर उनको हमारे अर्थ पर छोड़ा है, लेकिन उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है, उनकी पूरी मेमोरी गायब हो चुकी है, न अपने पत्नी को, न अपने बच्चों को पहचानते हैं, न माता पिता को पहचानते हैं, यहाँ तक कि उनको अपने नाम का भी ख्याल नहीं कि उनका नाम क्या है। पूरा का पूरा मेमोरी वो इतने हमसे एडवांस है कि पूरे मेमोरी को वॉश आउट कर दिया, उसको पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। तो इस तरह से वो उनकी पूरी मेमोरी गायब हो चुकी है, इसलिए वहाँ के बारे में कुछ भी लोकेशन नहीं बता पाते हैं ऐसे लोग। और जब भी आती हैं तो ऐसा सुनने में आया कि वहाँ आसपास ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, वो उड़ जाती है हवा में उसके प्रभाव से। पूरे माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन, अब वो सब चीज़ें लिख नहीं सकते, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वो सब चीज़ माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, ये पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उड़न तस्तरियाँ आती हैं। अगर प्लेन कोई हवा में उड़ रहा है तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम सीज हो जाता है, वो कंट्रोल रूम से उसका जो कांटेक्ट है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है उड़न तस्तरियाँ कभी किसी मल्टी स्टेट बिल्डिंग से गुजर रही हैं तो वहाँ पर लाइट चलते बुझने लगते हैं और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम है, वो हमसे इतने आगे। यहाँ तक ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि हमारे पृथ्वी पर भी उनके बहुत सारे पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं जो एस्ट्रल बॉडी के रूप में, यानी अपने शरीर को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में प्रेस करके जो चाहे हमसे वो वर्क ले रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और उनको अक्सर जो वर्मुदा ट्रायंगल से आते और जाते हुए कई बार देखा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जाने का वहां जाकर पता लगा, लेकिन गहराई में समझ के गए, लेकिन कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया। ये भी ऐसा मानना है कि जो हमारा जो मून है, जो अर्थ की सैटेलाइट है, तो उसके बैक पोर्शन जहाँ पर हमारे अभी तक मिशन नहीं जा पाए हैं, अमेरिका, रूस, इंडिया, चाइना, किसी के भी, तो वहाँ पिछले साइड में उड़न तस्तरियों का भी वहाँ मल्टी स्टेट वहाँ पर रेजिडेंस है, वहाँ पर बिल्डिंग्स है जहाँ पर वो रहते हैं और वो जल्दी अगर कोई जाता है उनके एरिया में तुरंत उनको कैप्चर कर लेते हैं और ब्रेन वॉश कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं। तो ऐसी चीजें इनके बारे में हमें सुनने के लिए मिली। यहाँ तक ऐसा माना गया है कि नासा ने, अमेरिका के किसान ने उड़न तस्तरियों के बहुत पहले, जब मैं स्टूडेंट लाइफ था उस समय की बात है, उस समय मैंने पढ़ा था अमेरिकन जर्नल में, कुछ समय उड़न तस्तरियाँ जो है वो वहाँ पर गिरी किसी फार्मिंग लैंड में, किसान ने खबर किया, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर ले गए, पूरे एरिया को वहाँ पर पूरे सीज कर दिया गया और वहाँ के एक टुकड़े को जब करीब 60 टन के हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन से उसको छेद करना चाहा, उसको ड्रिल करना चाहा, लेकिन उस पर 6 घंटे चलने के बाद भी कोई उस पर जरा सा भी नामो निशान, कोई जरा सा भी खरोच नहीं आया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कैसे एलॉय, कैसे मेटल के बने। उनके मेटल इतने लाइट हैं और उनके मेटल इतने हार्ड हैं कि हमारे अर्थ पर फिलहाल अभी वैसी कल्पना नहीं कर सकते। अभी हाल ही में सुनने में आया कि रशिया के कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर उसको देखा गया है, कुछ ऐसे लाइट पॉइंट के रूप में तस्तरी यानी प्लेट साइड शेप में उड़ते हुए आई हैं और तुरंत एकाएक वहाँ से गायब हो गई, आंख से उजल हो गई। तो ऐसी चीज़ें अभी तक हमको देखने को मिली है। ये चीज़ें ये हमारे लिए बहुत एक उत्सुक, काफ़ी गर्निक सब्जेक्ट है, जिसको हम आगे चलकर कभी समय मिला तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे।
ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिलहाल यहीं पर अपना टॉपिक हम बंद करते हैं, और फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको ऐसा हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है, तो आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल में, उनको भी आप इसको बोलेंगे कि वो इसको देखें, ताकि उनका भी नॉलेज कुछ इनहेंस कर सके, कुछ बढ़ सके। तो अगर आप हमारी बताई गई चीज़ों को 1 बाय 1 जो सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल वीडियो को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके नॉलेज में मैं कई गुना ज़्यादा उसमें इनहेंस कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।